Jai Hind Defense Aspirant, welcome to Defense Way. And after such a long break, we have uploaded this video regarding my PSB experience at Noida, held on 27th May. And in this video, I will share my experience as well as the documentation which will be required at the center and the important things which you have to carry out of you. Okay. So जो पहली चीज़ है हमारी जो रिपोर्टिंग थी वो 8:30 बजे की थी, 8:30 की थी 27 मई को. सो गेट के पास ही आपको हर एक चीज की डॉक्यूमेंट की जो आपके ओरिजिनल है उसकी जेरोक्स मांगेंगे वो लोग. सो आपको यू मेक श्योर दैट यू हैव टू टेक एवरी कॉपी ऑफ एवरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ऐसा एडमिट कार्ड के अंदर नहीं लिखा गया है. लाइक आपको एक 2 कॉपीज लिखी गई है आपके जो एडमिट कार्ड है उसकी, बस बाकी जगह की आपको हर एक चीज की एडमिट कार्ड की लाइक आपके हर एक डॉक्यूमेंट की आपको कॉपी लेके जानी है वहां पर, क्योंकि आप गेट पे आपको मांगेंगे. सो गेट पे नॉर्मली आपको एडमिट कार्ड, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है एंड आपकी फोटो, बस इतना ही चेक होता है. देन जब आप अंदर जाओगे उसके बाद आपका बैग और मोबाइल वो आपका लॉकर में रख दिया जाएगा, और जो मोबाइल का नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिख दिया जाएगा, जो लॉकर नंबर है. उसके बाद आपकी लाइक आपको कैंटीन वहाँ पर रहती है, तो आपको कुछ भी लेना है, आपका जो ब्रेक होता है कुछ भी, तो आप वहाँ पर बाय यूर मनी यू कैन बाय इट. और आपको अंदर एक भी चीज़ लेके नहीं जानी है, ओनली यूर मनी. बस आपका मनी होगा, बाकी कुछ आपका और एडमिट कार्ड होगा. नो पेन, कोई भी पेन आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है पेन की. पेन वो लोग खुद प्रोवाइड करने वाले हैं, उस चीज़ की दिक्कत नहीं है. सो सबसे पहले होता है OIR. OIR में वही सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे टेस्ट होता है. सो 80 क्वेश्चन थे. 80 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के थे, और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन थे वो एक फॉर्मेट में, ऐसे टोटल 7 टेस्ट थे. जो पहला टेस्ट था उसके अंदर नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, पूरे 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के नहीं थे, 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे और 4 क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशंस के थे. तो 10 में से आराम से इजीली उसके लिए 60 सेकंड मिल रहे थे, और 60 सेकंड में वो हो भी जाते थे लगभग. और इसमें 10 में से 8 तो आपके हो जाने चाहिए, 2 ऊपर नीचे थोड़े से ब्लड रिलेशन के थोड़े से अपर लेवल के थे. और इसमें पहले वो एग्जाम्पल बताते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल है, लाइक कोई भी जो असेसर है वहाँ पर, DIPR जो भी है, तो वो सबसे पहले आपको आपका जो भी टेस्ट होने वाला है, जैसे पर्टिकुलर टेस्ट 1 है, उसके पहले आपको एक एग्जाम्पल देंगे कि ऐसा होने वाला है, उसके बाद आपको वो करवाएगी. उसके लिए आपको एक OMR शीट देते और एक पेन देते. वो ब्लू पेन होगा या ब्लैक पेन कोई भी दे देते. ओके. सो वो आपको दे दिया जाएगा, एक रफ शीट दी जाती है. सो वो OMR के ऊपर आपको वो जो है 60 सेकंड के अंदर आपको गोले भी भरने हैं. ओके. और ऐसे सर ये भी बोलते हैं कि अगर आपका कोई चीज क्वेश्चन छूट गया या फिर आपको कुछ हो गया है, लाइक कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको लास्ट में, एकदम लास्ट में टेस्ट के 30 सेकंड मिलते हैं वो गोले भरने के लिए. सो आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं. इंस्ट्रक्शन के बीच में आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन को आप गोले भरते रह गए और आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, बिकॉज इट विल बी डेट्रीमेंटल टू यू. ओके. आगे. सो उसके बाद जो सेकंड टेस्ट था उसमें आपका ब्लड रिलेशन ही था, पूरा ब्लड रिलेशन ही था. फिर उसके बाद तीसरा जो था ब्लड रिलेशन, लाइक इसमें वो ऐसा था P+Q डिनोट करता है, R वो मदर है, ऐसा वाला था. तो ये 10 क्वेश्चन इसके अंदर थे. टेस्ट 3 में आपका फिगर वाला था कि अपकमिंग फिगर क्या होगा, ऐसा वाला क्वेश्चन था. वो 10 क्वेश्चन थे, वो भी इजीली बन गए थे. चौथा जो टेस्ट था उसके अंदर रोटेटिंग वाला था. लाइक ये वाला मैंने प्रैक्टिस करके गया नहीं था, बिकॉज यूट्यूब सेशन पे उतना करवाया नहीं था. सो मेरे को पता ही नहीं था कैसे करना है. उसमें हुआ क्या था, वहां पर लिखा था कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका फिगर है, उसमें आपको सबसे पहले 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और उसके नीचे जस्ट लिखा था मिरर इमेज. सो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मिरर इमेज कर दिया, फिर 120 डिग्री रोटेट किया, और मेरा ऑप्शन मिल नहीं रहा था, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन मेरे वैसे ही गलत हो गए. सो वहां पर फिर दिक्कत आ गई कि यार 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए इस चीज में. तो ये आपको गलती नहीं करना है. सबसे पहले वहां पर लिखा रहेगा कि पहले क्या करना है, मतलब वो फिगर रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा 120 डिग्री रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. और याद रखना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ध्यान में रखना, बिकॉज वहां पर बहुत कम टाइम मिलता है इस चीज के लिए. 45 सेकंड ही मिलते हैं. 45 सेकंड भी बहुत हो गया, 30 सेकंड या 25 सेकंड ही मिलते हैं फिगर अगर ईजी रहा तो. सो ये उसके बाद आपको रोटेट करना है, फिर आपको ऑप्शन दिख जाएगा. कितने टेस्ट हो गए, 4 टेस्ट हो गए. 5th टेस्ट में आपका जो है सबसे हार्ड टेस्ट 5th टेस्ट हुआ था हमारा, बिकॉज ये किसी से नहीं बना था. ये तो DIPR खुद नहीं कर सकता था, ये इतना हार्ड था. बिकॉज वो मीनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, कि 4 लेटर मीनिंगफुल बनाना जिसके अंदर क्यू उसके अंदर हो, वो वाले क्वेश्चन थे. और दिक्कत ये थी कि सबसे बड़ी दिक्कत ये कि 6 ऑप्शन दिए रहते हैं इसके अंदर. सो कम इसमें टाइम तो बहुत रहता है आपके पास अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपको क्वेश्चन वैसे भी नहीं आने वाला, बहुत रेयरली बनता है इसके अंदर क्वेश्चन. तो मेक श्योर करना आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो ना ऐसे क्वेश्चन में, मीनिंगफुल वाले क्वेश्चन में, तो कोशिश करना 2, 3 और 4, 1, 2, 3
या 4, इतने में ही आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस बता रहा हूं मैं, 5, 6, 7 पे मत जाना, बहुत रेयरली होता है वो चीज। बिकॉज अगर मान लो चार मतलब एंटिक आ गया, अब एंटिक में है ही वर्ड कितने, 6 वर्ड है एंटिक में। सो एंटिक में से आपको 4 वर्ड का कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर क्यू भी आ जाए, तो बहुत रेयरली बनेंगे ऐसा वर्ड, है ना। अब वो बनेगा आपसे भी नहीं, अगर आपसे बन गया तो अच्छी बात है, क्वाइट बन गया एक, है कि नहीं। सो वैसे आपको देखना है थोड़ा सा उसके ऊपर। उसके बाद हमारा जो 6th टेस्ट होता है उसके अंदर वर्ड्स आपके जो है, आपको वर्ड्स और नंबर याद रखने होते हैं, जैसे कि 869 519, या आपको पहले 1-2 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, फिर इसके लिए आपको 3-4 सेकंड मिलेंगे ऑप्शन में से देखने के लिए। तो ऐसे 10 क्वेश्चन इसके थे। फिर टेस्ट 6 में आपका वो वाले क्वेश्चन थे जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, नहीं ये लास्ट वाला था वर्ड्स जो रिपीट होने वाला। इसके बीच में भी एक कोई तो भी टेस्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा। 6th टेस्ट जो था वो ऐसे ही कुछ था, आगे पीछे था। और जो 7th टेस्ट था इसके अंदर 20 क्वेश्चन थे, वो यही वाले क्वेश्चन थे। इसमें आपका जो वी है कितने बार आया है, वो लाइन अच्छी लंबी लाइन होगी, उसके अंदर कितने बार वी आया है वो आपको देखना था, वो पहचानना था। तो ये OIR था। तो मेरा उतना खास OIR गया नहीं था, बिकॉज मेरे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन तो अच्छे गए थे। मेरा मीनिंगफुल वाला तो बहुत ही बेकार गया था। रोटेशन वाले में मेरे से बीच में दिक्कत हो गई थी, मुझे पता नहीं था करना क्या उसके अंदर। सो वो दोनों मेरा बिगड़ गया था। उसके बाद तुरंत 2-3 मिनट के बाद वहीं पर PPDT आपकी होगी। PP होगी, DT नहीं होगी, PP होगी खाली। सो अब मेरा जो पिक्चर था उसमें ऐसा था कि लाइक एक बंदा है जो नीचे गिरा हुआ है और उसको 2 बंदे हेल्प कर रहे हैं। अब वो हेल्प मेरा परसेप्शन था, बिकॉज मुझे सबसे पहले तो ये थॉट आया कि यार वो जो बंदा जो गिरा हुआ है उसका चेहरा थोड़ा सा लाइक टेररिस्ट समान थोड़ा चेहरा था, लेकिन वहां पर आर्मी का ऑपरेशन या फिर कुछ ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जो आजू बाजू के जो बंदे थे उन्होंने ना हाफ जो आपके शॉर्ट्स होते हैं, चड्डे होते हैं, वैसे कुछ पहना था उन्होंने। और बाजू में कपड़े सूख रहे थे, टेंट लाइक रस्सी पे, तो उतना लग नहीं रहा था। और पीछे का जो एरिया था वो थोड़ा स्नोई एरिया लग रहा था। सो मैंने उसमें ये स्टोरी बनाई थी कि रेस्क्यू कर रहे हैं, लाइक जो बंदा है ऊपर से नीचे आ रहा है, जो माउंटेन से वहां पर ट्रैकिंग वेकिंग हाइकिंग वेकिंग करके आ रहा है, वो वहां गिर गया है। और ये लोग भी वहां पर वैकेशन पे गए, इन लोगों ने सडनली उसको देखा, इन्होंने उसको वहां से दे गॉट हिम टू द लोकल हाउस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड दे इमीडिएटली गिव हिम द फर्स्ट एड, इंश्योर ही इज सेफ और नॉट, है ना, जो भी सेफ्टी के लिए होता है। और सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर इन्फॉर्म किया, ऐसा सब कुछ बना दिया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 88 जितने भी मेन वहां दोस्तों से मिला, सबकी स्टोरी लगभग यही थी। और मैं से बता रहा हूँ मेरी PPDT बहुत बेकार गई थी, बिकॉज वो पहले 1 मिनट देते हैं आपको एक्शन और वो डब्बा भरने के लिए, है ना, बॉक्स भरने के लिए। सो इसके अंदर अब दिक्कत ये थी कि जो 2 बंदे थे उसमें से एक बंदा तो क्लियर दिख रहा था जो उसको हेल्प कर रहा था, लेकिन जो पीछे वाला बंदा था वो बहुत हेजी था। तो बंदा भी हो सकता था और वो लड़की भी हो सकती थी। सो वो आपका परसेप्शन, आप क्या मान रहे हो, लेकिन वो हेल्प ही कर रहे थे, इतना पता चल रहा था वहां से। तो मैंने मेन कैरेक्टर बनाया था जो हेल्प कर रहा है उसको, बीच वाले को नहीं बनाया था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल लेना है आपको मोड। सो मैंने गलती ये किया था, मैंने जो बीच का था उसको तो नेगेटिव लिया था, बाकी उसको न्यूट्रल की जगह मैंने पॉजिटिव लिया था, बस इतना ही था। और मेरे को लगा यार न्यूट्रल से अच्छा पॉजिटिव ले लेता हूँ मैं, ये बना लिया। उसके बाद एक्शन में हमेशा बाद में लिखता हूँ स्टोरी के, मैं पहले नहीं लिखता हूँ एक्शन। तो एक्शन मैंने लिखा ही नहीं पहले, वो जबकि 1 मिनट देते हैं आपको एक्शन बॉक्स भरने के लिए। उसके बाद आपकी स्टोरी होती है। अब ये स्टोरी में मैंने सब सही किया, मतलब सब सही किया, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया, जब वो वेंट बैक टू दिल्ली लिखना था, सो वेंट बैक टू विलेज कर दिया, तो वो एक मिस्टेक हो गई। ऊपर से जब मैंने एक्शन लिखना था तब तक बेल बज गई थी, सर OMR जो है OMR शीट है वो सब लेने लग गए थे। सो जैसे ही OMR शीट ले रहे थे मैंने तुरंत उस टाइम पे लिख दिया हेल्पिंग अ ट्रेवलिंग मैन, इतना लिख दिया बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। रेस्क्यूइंग कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिख दिया। और वैसे ही बहुत खराब जा चुका था मेरा ये जो है स्टोरी मेकिंग। उसके बाद आपको हाफ एन आवर का टाइम दिया जाता है। इसमें हमको बोला गया था कि आपको अगर कैंटीन से खाना खाना तो आप यू कैन परचेस, वहां से परचेस कर सकते हो। हाफ एन आवर में आपको बैठना है तो बैठ जाओ। वहां पर बहुत देर बिठालते हैं पहले, मतलब ये तो चलो OIR जो है ना, OIR के पहले 1.5 घंटा बिठालते हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं ना, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, फिर आपको 1.5 घंटा बिठालते हैं, 1-1.5 घंटा। उसके बाद आपका OIR होता है, फिर PPDT जल्दी हो जाती है। उसके बाद आपका नरेशन के बीच में आपका आधा घंटा मिलता है। तो कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे जो भी बोलने की होती है। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 चीज़ खराब जा चुकी थी, मेरे को उतना था नहीं कि यार क्या ही करेंगे नरेशन में अब। सो फिर मैंने खाना वाना खा लिया और उसके बाद नरेशन के लिए फिर हमको हमारा ग्रुप बनाया, 16 का ग्रुप बनाया, 16 का ग्रुप बनाया। हमारे टोटल मिला के हमारी जो बैच के थे 830 वाले जो भी बैच के थे, वो टोटल मिला के 88 कैंडिडेट्स थे, यहाँ तक मेरे को आइडिया है, उतने कुछ थे। तो उसमें 16 के बैच बने, ऐसे कुछ 8 से 7-8 ऐसे कुछ बैच बने, उतना आइडिया नहीं है। लेकिन एक टाइम पे कम से कम 3 से 4 PPDT एक साथ हो रहे थे, नरेशन जो है वहाँ पर अच्छे खासे रूम थे। सो हम लोग की इसमें पैनल बैठा था 3 लोगों का, साइकोलॉजिस्ट, GTO और एक और जो सर थे, वो तीनों
अबाउट 60 एज के थे, मतलब अच्छे खासे उनके पास एक्सपीरियंस भी था। सो हमारा ग्रुप बना और मेरा चेस्ट नंबर 10 था। तो हमारा नरेशन जब हुआ, नरेशन जब हो रहा था तो सब सही चल रहा था। जैसे ही चेस्ट नंबर 7 और 8 और 9 की बारी आई, मेरी अंदर से हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। लाइक एयरफोर्स की भी मैंने एसएस भी दिया था पिछली बार, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पहले के 2 चीज खराब जा चुकी थी। और ऐसा नहीं था कि मैं उस बारे में सोच रहा था उस टाइम पे, नरेशन के टाइम पे। नरेशन के टाइम पे आप कुछ नहीं सोचते होते हो, आपको पता है कि नरेशन के टाइम पे आपका माइंड ऑलरेडी ब्लैंक होता है। आप ये बोलते रहते हो फ्रॉम दिस पिक्चर आई परसीव्ड अ कैरेक्टर, ये सभी आपके माइंड में चलते रहता है। उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट तेज होती है, मेरी तेज हो गई सडनली। उसके बाद जैसे ही मेरे तरफ आया, और बिकॉज वहां पर सबसे बड़ी वो भी बात ये थी कि जो असेसर था वो 30 सेकंड से ज्यादा किसी को टाइम भी नहीं दे रहा था। लाइक जो बंदा बोल रहा है तो 30 सेकंड में उसको नेक्स्ट बोल दे रहा था, मतलब पूरी स्टोरी कंप्लीट भी नहीं होने दे रहा था। तो वो भी एक थोड़ी सी लग रही थी, मतलब लाइक कि यार ये इंटरेस्टेड है कि नहीं, या फिर इसको पता चल, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि उनको पता चल चुका है थीम क्या है इसकी। सो मेरे इसमें भी सेम यही हुआ, मैंने ना फंबल कर दिया, एक वर्ड को 2 बार बोल दिया। डेटॉल जो है, मैंने उसको बोला था कि वो फर्स्ट एड दे रहा है उसको, और फर्स्ट एड और उसकी जो ब्लीडिंग है वो डेटॉल के मदद से उसने रोकी। तो डेटॉल 2 बार बोल दिया मैंने फंबल से कारण में, क्योंकि मेरी हार्ट बीट ऑलरेडी तेज थी। लेकिन बस इतना ही फंबल किया था, उससे ज्यादा कुछ फंबल नहीं किया था मैंने। और 30 सेकंड मैंने भी बोला, मेरे को भी नेक्स्ट बोल दिया सर ने। मेरे जो बाजू वाला बंदा था चेस्ट नंबर 11, उसने फुटबॉल के ऊपर थीम बनाई थी, सिर्फ उसकी एक अकेली थीम थी जो बाकी लोगों से अलग थी। और एक बंदे ने बेहोशी की थीम बनाई थी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, उसके ऊपर बनाई थी उसने। बस उसकी गलती ये थी कि उसने वो जब बोल रहा था नरेशन, तो वैसे हाथ की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा कर रहा था, लाइक ऐसे ऐसे मूवमेंट्स कर रहा था बहुत ज्यादा। ये हो गया। उसके बाद हमारा होता है नरेशन हो गया, उसका जीडी होता है। अब जीडी में वही भसड़ चालू हो गई, फिश मार्केट बन गया पूरा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, पूरे जीडी में मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतनी ज्यादा आवाज हो गई थी। मैंने कम से कम 1 मिनट कुछ नहीं बोला। 1 मिनट के बाद मैंने थोड़ी सी आवाज निकाली, तो मेरी आवाज वैसे भी किसी ने नहीं सुनी। बिकॉज कितना वो होता है ना कि आपको बोला जाता है कि अगर आपका फिश मार्केट बन रहा है ग्रुप का, सो आपको यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर 1 एज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन। सो वहां आप अपनी आवाज अप कर सकते हो, लेकिन वो एक एज मिलना ही बहुत पॉसिबल बहुत कम होता है। जब आपका ग्रुप बहुत ही ज्यादा भसड़ मचा रहा हो, फिश मार्केट प्रॉपर फिश मार्केट हो रहा हो, तो आपका वो एक एज लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने वो भी लिया, लेकिन उसमें भी लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। सो मेरे को लगा यार ये कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं है इस जीडी का। और वही असेसर ने भी किया, उन्हें तुरंत रोका और 8 में बांट दिया ग्रुप को, फर्स्ट टू 8 देन 9 to 16। तो पहला फर्स्ट टू 8 जो ग्रुप था उन्होंने किया। सो वहां पर जो चेस्ट नंबर 6 था, आई थिंक चेस्ट नंबर 6 था, वो थोड़ा उसका शायद फर्स्ट पीएस भी रहा होगा उसको, बिकॉज कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि वो उसके बिहेवियर से ही लग रहा था। बिकॉज उसने ही नरेशन में पहले हाथ बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा था, उसके बाद वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा था बंदों को, मतलब उसके आजू बाजू के जो भी चेस्ट नंबर थे उनको डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। आप ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, आपका ओपिनियन आप रख सकते हो, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करना बहुत बेकार चीज है। उससे ग्रुप वॉश आउट होने की भी दिक्कत आ जाती है अगर ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो डिस्कशन उनका पहले चला 1 से 8 का, तो वो वैसे ही 3 मिनट चला, और 3 मिनट में उनका कोई भी कंक्लूजन नहीं आया। मतलब एक भी बंदे की वहां सुन नहीं रहे थे कोई बंदे, जो फर्स्ट टू 8 है। फर्स्ट चेस्ट नंबर 1 ने थोड़ा बहुत अच्छा बोला, लेकिन उसकी भी कोई सुन नहीं रहा था। और जो चेस्ट नंबर 6 था, उसकी दो बार उसके जब वो बोला तो 2 बार ग्रुप साइलेंट हुआ 1 to 8 में, लेकिन वो ना चिल्ला रहा था, वो बोल नहीं रहा था, चिल्ला रहा था। चिल्लाने में अंतर है थोड़ा सा, तो फिर वो तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला उनकी इसमें। फिर हमारा ग्रुप जो था, हमारे ग्रुप में चेस्ट नंबर 9 ने बोला और फिर चेस्ट नंबर 11 ने बोला। मैं उस टाइम भी शांत था, मैंने बस एक पॉइंट बोला था बीच में कि वो लोग हेल्प कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, तो 2 of them रेस्क्यू दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंड उसके बाद एक बंदे ने बोला कि वहां पर टॉवेल भी है, टॉवेल जो है वो टॉवेल भी सूख रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे। सो मैंने फिर वहां पर एक पॉइंट ये बोला था कि वो जो रेस्क्यू कर रहे हो बंदे को, उसको उन्होंने लोकल हाउस के पास लेके गया। लोकल हाउस के पास और टेंट वेंट में जो भी है कपड़े सूखते रहते, तो उसने भी एग्री कर दिया बढ़िया तरीके से। और जो चेस्ट नंबर 11 था, उसने फुटबॉल की थीम बनाई थी, तो 3-4 लोगों ने उस पर डिस्कस किया। देखो डिस्कस करना अलग चीज हो जाती है और चिल्लाना अलग चीज हो जाती है। तो हमारे ग्रुप में जो 9, 10, मेरा 10 था, 11 और 12, ये 4 लोग बोल रहे थे। बाकी 13, 14, 15, 16 जो है, 13 भी बोल रहा था, 14, 15, 16 जो थे ये थोड़ा कम, ये ना नरेशन में भी थोड़ा अटक गए थे, नरेशन में भी थोड़ा बीच में रुक गए थे वो लोग, और जीडी में भी उतना परफॉर्मेंस उनका नहीं आ रहा था। तो ये जो 13 तक हमारा 9 to 13 था, ये लोग ही हमारे इसमें जीडी में बोल रहे थे। और हम ऐसा नहीं, हम लोग रुके भी, उन लोग को भी मौका दिया, लेकिन वो लोग भी बोल नहीं पाए प्रॉपर। तो हमारा भी तुरंत ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट ही चला। उसके बाद जो जीटीओ है और जो भी साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोले ओके जेंटलमैन, वापस से आप जितने भी 16 है वापस से कीजिए। फिर वापस से वही भसड़ मच गई। तो फिर वो कोई कंक्लूजन आया नहीं। फिर उन्होंने बोला ओके जेंटलमैन प्लीज नॉमिनेट समवन टू गिव द कंक्लूजन। सो अब वही है, अपन खुद तो नॉमिनेट हमें कर नहीं सकते। सो चेस्ट नंबर 9 जो है, उसने आगे से बोल दिया कि जेंटलमैन आई विल नरेट द स्टोरी। सो मैं हम जितने भी थे, हमने बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है,
चेस्ट नंबर 9 विल नरेट द स्टोरी। सो उसने स्टोरी नरेट किया। अब उसका नरेशन जो था, जो कंक्लूजन जो था, अब जो कंक्लूजन दे रहा है वो उसका ऊपर नीचे था, लाइक 60 to 50% ही था पूरी स्टोरी का, और उसका परसेप्शन उसने ज़्यादा दिखाया था, बाकी लोग का नहीं दिखाया था। इट्स ओके, बट यू हैव टू एग्री विथ हिम बिकॉज वी आर द पीपल हु नॉमिनेटेड हिम। सो जीटीओ ने बोला, मतलब वो बोल ही रहा था, कंक्लूजन बोल ही रहा था, नरेशन कर ही रहा था, उसके बीच में चेस्ट नंबर 6 ने बोल दिया, सॉरी जेंटलमैन, यू आर डिस्क्राइबिंग यूर परसेप्शन नॉट आवर परसेप्शन, यू आर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट एक्शंस फ्रॉम आवर एक्शन, what we have discussed the story, you are not telling that particular story। उसने ये नरेशन के बीच में बोल दिया, जो नरेशन चल रहा था उसके बीच में बोल दिया। सो जीटीओ ने उसको शांत कराया, बोला जेंटलमैन प्लीज डू नॉट इंटरप्ट हिम while narration, if you have been asked the question you would answer according to that, otherwise you have to keep mum। इतना बोल दिया जीटीओ ने गुस्से से एकदम से, लाइक गुस्सा था भाई जीटीओ के चेहरे पे, बिकॉज वो भली साइलेंट ही बोल रहा था लेकिन अंदर से भसड़ मच चुकी थी ऑलरेडी ग्रुप की बहुत बेकार। उन्होंने ये चीज़ बोली। देन जो चेस्ट नंबर 6 है फिर वो शांत हो गया। उसके बाद जीटीओ ने बोला, ओके गाइज, ऑल यू जेंटलमैन, गाइज नहीं मतलब ऑल जेंटलमैन, आर यू एग्री विथ हिम। सो ऑब्वियसली बात है, एग्री करना पड़ेगा यार, एग्री करना ही पड़ेगा। सो हम लोग ने बोले यस सर वी आर एग्री विथ हिम। लेकिन जो 1 to 8 वाला ग्रुप था उसमें से कम 3 बंदों ने नो बोल दिया एग्री करने के लिए, और चेस्ट नंबर 6 था, उसकी आवाज भी ज़्यादा तेज थी तो उसने बोल दिया नो सर। सो जीटी ने बोला यू आर नॉट एग्रीइंग विथ हिम, तो उसने बोला नो सर, बट वाई यू गाइज हैव नॉमिनेटेड हिम। सो उसने बोला चेस्ट नंबर 6 ने, नो सर आई डिडंट नॉमिनेटेड हिम, मतलब लाइक आई डिडंट नॉमिनेटेड हिम, ऑल दिस गाइज आर नॉमिनेटेड हिम बिकॉज ही इज डिस्क्राइबिंग हिज परसेप्शन नॉट आवर परसेप्शन, ये उसने बोल दिया। तो जीटी बोला ओके, तो यू गाइज डू नॉट हैव एनी कंक्लूजन राइट नाउ। सो हमने बोला नो सर ऐसा नहीं है, नो सर ही हैज गिवन अ वेरी गुड नरेशन एंड वेरी गुड कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, इतना बोल दिया। फिर चेस्ट नंबर जो 1 था उसने नो बोल दिया। उसका नो बोलने का परसेप्शन ये था कि सर वी आर एग्री विथ हिम, बट जीटीओ को लगा कि हु सेज नो। तो फिर चेस्ट नंबर 1 आपने नो बोला तो फिर उसने डिस्क्राइब कर दिया कि सर ऐसा ऐसा था, तो उसका भी ठीक था, लेकिन वो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और ऐसा सब कुछ हो गया। उसके बाद तो इतना जब होने के बाद तो हमको लगा कि यार, और उसके बाद वापस से जो जीटीओ उन्होंने बोला ओके गाइस, तो मतलब जेंटलमैन लेट्स एंड, मतलब आपको कोई कंक्लूजन निकला नहीं है वहाँ पर। उन्होंने डायरेक्ट यही बोल दिया कि आप लोगों ने 16 लोगों ने मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं दिया इस स्टोरी का, ओके यू मे लीव नाउ। सो हम लोग जब बाहर गए तो बाहर वापस से जो चेस्ट नंबर 6 है और बाकी जो चेस्ट नंबर के बंदे थे, जो मतलब हम लोग थे, तो हम तो साइलेंट ही थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ कि यार क्यों ऐसा करा, ये सब मतलब वो होता ही है, जनरली होता ही है। सो बहुत ज़्यादा भसड़ मच गई थी वहाँ पर। तो वहाँ के जो बाहर के जो भी वहाँ पर ड्यूटी पे रहते उन्होंने बहुत जम के चिल्लाया हमारे ग्रुप के ऊपर, क्या कर रहे हो यार तुम, अंदर तुमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, यहाँ बाहर आके क्यों तुम डेकोरम, मेंटेन द डेकोरम। और ये चीज़ अच्छे से अंदर जो थे उनको भी सुनाई चली गई थी, जम के उन्होंने चिल्लाया था। सो हम लोग तो मान के चल रहे थे यार हमारा ग्रुप प्रॉपर वॉश आउट हो चुका है, बिकॉज मेरा तो यार वैसे ही OIR ठीक गया था, बहुत अच्छा नहीं गया था, बहुत खराब के थोड़ा ऊपर था कि थोड़ा अच्छा गया, इतना था। पिक्चर ठीक बनी थी, बहुत अच्छी पिक्चर नहीं थी, बहुत अच्छा परसेप्शन नहीं था। और जो जीडी हुआ, हाँ जीडी में ऐसा था कि मेरा पार्टिसिपेशन ठीक था, और मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि मेरा नेगेटिव में जाए, बस पॉजिटिव में गया, बस वही एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन लग रहा था कि ग्रुप वॉश आउट होने वाला है, बिकॉज ऐसी चीज़ें ही हो गई थी ग्रुप में। फिर वहाँ से आए सर, उन्होंने बोले कि चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 9, चेस्ट नंबर 10 एंड चेस्ट नंबर 11, 4 लोग हम लोग उसमें से स्क्रीन हुए, बाकी सब जो है उनको डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको घर भेज दिया गया वहीं पर। फिर हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन हुआ। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि हम लोग का जितने भी लोगों का 27 को 8:30 की शिफ्ट में हुआ, या फिर शायद 27 को जितने भी लोगों का हुआ, सब ओबीसी ही थे उसमें, जहाँ तक जनरली पूरे ओबीसी ही थे, बिकॉज मेरे को एक भी ST SC जनरल का नहीं दिखा बंदा, सब ओबीसी के दिखे। सो वहाँ पर जो भी ओबीसी का है, ST का है, SC का है, प्लीज मेक श्योर डेट आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आएगा आपका सर्टिफिकेट जो है, OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट का, वहीं पर दिक्कत आएगा। बाकी जगह मैंने दिक्कत वहाँ नहीं दिखी। 2 बंदे स्क्रीन इन होने के बावजूद रिजेक्ट हुए, वहाँ पर प्रॉपर रिजेक्शन मिला उनको। वो रिजेक्शन क्या था बताऊंगा। 7 बजे की जो बैच में जो 3 बंदे थे उनको कम से कम 3 घंटा रोका गया। मेरा 12 से 1 बजे तक का 12 से 1 बजे मेरा हो गया था, स्क्रीन इन हो गया था। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए अंदर भेजा गया। वहाँ मेरा जो सर्टिफिकेट है, मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें एड्रेस कुछ और लिखा है
और मैं जहाँ रहता हूँ वो एड्रेस कुछ और है। लेकिन जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था कोस्ट गार्ड का, सो मैंने परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस जो मेरा है वो दोनों मैंने जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ मैंने वो डाला था। सो वहाँ उतनी सी चीज की मतलब चीज लाइक एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में यार ये सब चीज नहीं देखी जाती। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में ये कोस्ट गार्ड में थोड़ा सा है सीन, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक करते हैं ये लोग, और हर एक छोटी छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको दौड़ाएंगे इधर उधर। तो वहां पर 2-3 बंदों को तो जेरोक्स के लिए आपको 10 मिनट दे रहे बोलते, 10 मिनट के अंदर आपको कहीं से भी लानी है। अब जो बंदा रोहतक में रहता है उसका जो सर्टिफिकेट है वो फोटो वोटो खिंचा के जेरोक्स करके तुरंत 10 मिनट के अंदर उसने लाया। सो बहुत ज्यादा इनके है कि डॉक्यूमेंट ये करो वो करो, बहुत ज्यादा दौड़ाते हैं वहां पर वो लोग। सो हमारा 12 बजे हो चुका था सब कुछ। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरे को 4 घंटे बिठाया गया, 4 घंटे। पहले तो वो एक लिस्ट देते हैं, लिस्ट के अंदर लिखा रहता है उस अरेंजमेंट में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करने, मतलब आपको अटैच करने, ओरिजिनल अलग रखने, जो आपका जेरोक्स है ना वो जेरोक्स, जैसे 10th फिर उसका सर्टिफिकेट, देन 12th फिर उसका सर्टिफिकेट, देन ग्रेजुएशन की 3 मार्कशीट, देन उसका सर्टिफिकेट, देन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन आपका आधार कार्ड, देन आपका लास्ट में आपका आता है ओबीसी सर्टिफिकेट। ये 7 चीजें, और जिसको हाइट में कंसेशन चाहिए उसके लिए डोमिसाइल भी लगता है, ठीक। तो ये आपको अरेंजमेंट करनी है। और सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है डेट लिखना है और आपका जो साइन है वो नीचे करना है जेरोक्स पे, जितनी भी जेरोक्स है। अब इसमें दिक्कत क्या गई, मेरा तो ओबीसी सर्टिफिकेट का दिक्कत आ गया कि उन्हें डायरेक्ट असेसर ने बोल दिया कि यार आपका तो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम लिखा है आपने, लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट में तो गलत है, अलग लिखा है। सो आपके उसकी प्रूफ है कि आपका ये लाइक आपका ये एड्रेस है। तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट का जेरोक्स मेरे पास था वहां पर तुरंत, तो मैंने उनको तुरंत वो सर्टिफिकेट का जेरोक्स दिखाया, तो वो मान गए, सिर्फ माने, और उन्होंने बोले कि आपका केस जो है वो पेंडिंग है, हायर अथॉरिटीज के पास गया, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उनका थोड़ा वेट 4 घंटे का वेट था। मतलब मेरा डॉक्यूमेंटेशन टोटल मिला के 6:30 बजे हुआ है, टोटल मिला के सब कुछ 6:30 बजे। सोच रहे हो इतना लंबा डॉक्यूमेंटेशन चला है भाई वहां पर। तो ये सब चीजें गलती मत करना, बिकॉज बहुत लंबा बैठना पड़ेगा आपको वहां। और सोचिए 2 बंदे ऐसे थे जो रिजेक्ट हुए ना, वो 4 घंटे बैठे हैं। वो 7 बजे की बैच के थे, 7 बजे की बैच वालों का हो गया था 10:30 11 तक, 10:30 तक हो गया था। वो 4 बजे तक बैठे, उसके बाद वो रिजेक्शन लेके गए। सोच रहे हो कि 5 घंटे बैठने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट क्यों किया था बता रहा हूँ। एक बंदे का जो था उसका शायद नाम में मिस्टेक था या फिर कोई सर्टिफिकेट में मिस्टेक था, और एक बंदे ने अपना जो परसेंटेज है सीजीपी है, उसके सीजीपी बने अच्छे थे, उसने लिखे कम थे, मतलब हो तो एरर ही गया, तो वैसे उसका बाहर कर दिया। 2 बंदे ऐसे बाहर हो गए। अब जो बंदों का ओबीसी एनओसी है, सर्टिफिकेट है ना, अब जो बंदों ने बोल रहे कि लाइक उसमें शायद डेट लिखी है 6 मई की, कि 6 मई का ऐसा कुछ डेट लिखी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वहां पर ना वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वहां पर वो मैम बोल रही थी कि आपका 28 मार्च के पहले तक बन जाना चाहिए सब कुछ, 28 मार्च के पहले होना चाहिए। लेकिन जिसका बना है उसके बाद में भी, 28 मार्च के बाद में भी बना है, उसकी दिक्कत नहीं है। वहां पर वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेंगे और एफिडेविट लगाने के लिए बोलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इशू नहीं आएगा, ठीक। जो भी आपका, ये नोएडा की बता रहा हूँ, बाकी जगह का मेरे को नहीं पता उतना। नोएडा में लोग जो लोग जाने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ बस, ठीक। सो मेरे को तो यही चीज बोली कि आपको 5:30 या 6 बजे बोला कि आपको अंडरटेकिंग लिखना है। अंडरटेकिंग में ये लिखना है कि मेरा रोल नंबर ये, कि मैंने ये परमानेंट एड्रेस जो था मेरा ये गलती से ये लिख दिया। आई विल सबमिट माई एफिडेविट एट द टाइम ऑफ माई एफएसबी एंड इफ आई विल फेल देन माई कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। ये लिख दिया गया वहां पर तुरंत, और वहां पर साइन करवा दिया, और मेरे से वो अंडरटेकिंग ले लिया गया है। सो मुझे अब एफिडेविट कराने जाना पड़ेगा। और मेरा सेम एक वहीं पर बाजू में हरियाणा का दोस्त था, रेवाड़ी से आया था, उसका भी सेम ये इशू था। बस उसकी इसमें ये था कि उसका जो आधार कार्ड था, लाइक मेरा तो आधार कार्ड जहां मैं रह रहा हूं वहीं का है, उसका आधार कार्ड वहां का था जहां उसका गाँव है, और वो रहता अब जयपुर में है, और उसका जो आधार कार्ड था झुंझुनू का था। तो उसके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था जो उसको क्लेरिफाई कर सके। जैसे मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट था क्लेरिफाई करने के लिए, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो उससे भी एफिडेविट बनवाया गया, और उसको बोला गया कि आपको जब आपका एफएसबी होगा तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है लाइक आपका एड्रेस अलग अलग करके रहा। सो गाइस जिसका भी ये प्रॉब्लम होगा प्रेजेंट और करंट एड्रेस वाला, भाई एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक। बिकॉज वहां पर ना डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दौड़ाते हैं, जबकि तो दौड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन वो फालतू की चीजें ज्यादा करते हैं, सही बताओ तो मैं तो। और ये अधिकतर बता रहा हूँ मैं, जितने डॉक्यूमेंटेशन वाले हैं ना ये सब निकले, मतलब रिजेक्ट कोई नहीं हुआ, लेकिन टाइम बहुत लगा है। हर एक बंदे को बहुत टाइम लगा, हर एक बंदे पे कम से कम आधा 1 घंटा खाया है उन लोगों ने। सोचो हर एक बंदे पे आधा घंटा खाया है। पहले तो वो लिस्ट में अरेंज करो, फिर कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया तो उसको लेके आओ, तुरंत लेके आओ, ऐसा वाला काम है वहां पर। और फिर अधिकतर जितने भी मैंने देखे इशू सबके ओबीसी के सर्टिफिकेट में ही आ रहे थे, जितने भी इशू थे सबके ओबीसी के सर्टिफिकेट में ही आ रहे थे यहाँ पर। और बाकी SC ST तो वहां पर मेरे को एक भी दिखा नहीं, और ना ही जनरल दिखा, पूरा ओबीसी दिखे। शायद ऐसा था कि बैच शायद ओबीसी का ही था पूरा वहां पर जितना भी था। सो यही था एक्सपीरियंस। और उन्होंने बोले कि 16 और 17 जून जो है आपको वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी पड़ेगी। आपको पर्सनली ईमेल नहीं करने वाली कोस्ट गार्ड कि आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है, आपको वेबसाइट चेक करती रहनी पड़ेगी। 16 से 17 जो है जून को आपकी FSB डेट आ जाएगी,
और फिर उसके बाद जहाँ तक जुलाई में आपका FSB होने वाला है, लाइक हमारी बैच का तो जहाँ तक जुलाई में ही होगा। अच्छी बात हो जाएगी अगर जून में ही हो गया तो, बिकॉज जुलाई और अगस्त में तो ऑलरेडी अभी एफकेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो वहाँ पर भी मेरी SSB 12 को है, 12 अगस्त को, और अभी 3 डेट्स आ गई उसकी भी जल्दी जल्दी, तो एकदम कोइंसाइड कर गया है वो। तो यही था एक्सपीरियंस। बाकी जिनका भी क्लियर हो गया है, लाइक PSB क्लियर हो गया है, तो वो FSB की तैयारी करो। और डॉक्यूमेंटेशन जो लोग आगे जिनका भी PSB है, वो डॉक्यूमेंटेशन यार देख के लेके जाओ प्रॉपर है कि नहीं, जो भी जेरोक्स है आपका, जो भी चीज़ें है ओरिजिनल सब लेके जाओ जितना भी कुछ है, क्योंकि वहाँ पर मौका मत दो उन लोग को कोई भी चीज़ सुनाने का, वो सुनाते भी बहुत बेकार है, सबसे बेकार चीज़, और दौड़ाते बहुत ज़्यादा इधर उधर, तो वो चीज़ थोड़ा देखना है ना, माइंड करना। बाकी तो यार कुछ नहीं है। और हाँ, रिगार्डिंग क्लासेस, लाइक जो मैं वीडियो डालता हूँ, तो मैंने बहुत दिन से वीडियो डाला नहीं, और वो यार टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिकॉज बहुत सारी एग्जाम्स है सर पे, CA PF भी CDS भी है। सो मैं एक काम करूँगा, जैसे बायोलॉजी जो भी केमिस्ट्री में एक दिन अच्छे से बैठूंगा और उसको पूरा मतलब 9-10 का पूरा बायोलॉजी, 9-10 का पूरा केमिस्ट्री, ऐसा 1 शॉट डाल दिया करूंगा 4-5 घंटे का जो भी है, उसको आराम से बैठ के देख लेना, मैं आराम से बनाते बनाते एक साथ डाल दूंगा, बिकॉज वो आधा अधूरा जो है, उससे अच्छा आप एक में पूरा देख लेना आधा करके, है कि नहीं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।